तो आज का थीम एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरा क्यूआर कोड स्कैनर है ऑफ इंस्टाग्राम अकाउंट। ऊपर मेरी जीमेल आईडी है। जिसको भी पर्सनल मेंटोरशिप चाहिए फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है इन दोनों में से किसी एक पे। इस मेंटोरशिप प्रोग्राम के तहत आपको एक मेंटोरशिप प्रोवाइड की जाएगी फॉर 6 मंथ्स मिनिमम टू बूस्ट योर यूपीएससी प्रिपरेशन। करते हैं आज के पहले टॉपिक से। सबसे पहला टॉपिक है ईजिंग फूड प्राइसेस ड्राइव इन्फ्लेशन डाउन। इसमें बेसिकली कुछ डेटा रिप्रेजेंट किया गया है। सबसे पहले तो रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में बताया गया। अब रिटेल इन्फ्लेशन की मैं बात कर लूँ तो रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से कैलकुलेट किया जाता है। उसे शॉर्ट फॉर्म में सीपीआई भी कहते हैं। So inflation continued to cool in June with retail inflation coming in at 77-month low of 2.1%। यानी गिरावट देखी गई है 77 मंथ्स में, that fell down to 2.1%। So this is down from 2.82% in May 2025 and lowest year-on-year inflation since January 2019। होलसेल प्राइस इंडेक्स का भी यहाँ पर जिक्र है। होलसेल प्राइस इंडेक्स दैट इज़ WPI। उसमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है इस टॉपिक में? दिस रजिस्टर्ड अ कॉन्ट्रैक्शन आफ्टर 20 मंथ्स एंड लास्ट लोअर लेवल सिंस 2023 अक्टूबर। अब फैक्टर्स क्या हैं बिहाइंड द डिक्लाइन? सबसे पहले ईजिंग फूड प्राइसेस आर अ मेजर ड्राइवर। सेकेंडली फूड एंड बेवरेजेस इन द CPI कैटेगरी, जिसमें से ओनली category with the contraction in June 2024 is around -0.2%। as compared to 8.4% inflation in June 2024। So deflation was noted in vegetables, pulses, spices, meat, and drop in crude oil prices contributed to fall in WPI, that is wholesale price index। अब फ्यूचर आउटलुक के बारे में इसमें क्या बात की जा रही है? सबसे पहले ये बताया जाता है दैट इन्फ्लेशन इज़ लाइकली टू स्टे कंटेन्ड ड्यू टू हेल्दी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, फेवरेबल बेस इफेक्ट। अब इसका रिलेवेंस टू इकोनॉमी क्या है? सबसे पहले तो दिस इंडिकेट्स इम्प्रूव फूड सप्लाई मैनेजमेंट। दूसरा क्या है? पॉसिबल RBI पॉलिसी इम्प्लिकेशंस। एंड तीसरा इम्पैक्ट्स ऑन परचेसिंग पावर एंड कंजम्पशन डिमांड। अब मैं आपको बता दूं कि प्रॉबेबल क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ऐसे आ सकता है कि ये जो रिटेल इन्फ्लेशन टर्म है ये किसके बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है? तो ये CPI के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। इन्फ्लेशन जो है CPI के बेसिस पे ज़्यादातर चेक किया जाता है कि जो कंज्यूमर इंडेक्स है उसमें भी कई बाइफरकेशंस होते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा डिटेल में इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी। दूसरा आपका मेन से रिलेटेड आ सकता है दैट फूड इन्फ्लेशन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग इंडियाज़ ओवरऑल इन्फ्लेशन सिनारियो। डिस्कस द रीज़न फॉर recent easing of food inflation and its implication for the economy। Examine the difference between CPI and WPI and how trends in both the indices impact monetary policy decisions in India। अब ये जो सेकंड क्वेश्चन में आना है आपको बताया जिसमें CPI और WPI के बीच में डिफरेंस बताना है। ये क्वेश्चन आप ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि आपको एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी दे देगा कि किस तरीके से ये जो रिटेल इन्फ्लेशन है उसको अफेक्ट करता है और मॉनेटरी पॉलिसी को भी मैनिपुलेट करता है। सो दैट इज़ वाई ये दोनों ही इंडिसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि कहीं ना कहीं एक मार्केट इकोनॉमी को डिसाइड करती हैं। सो CPI एंड WPI, और इस पे क्वेश्चंस भी काफ़ी हद तक आते हैं। आप देखो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के तो करंट जो CPI सिनेरियो चल रहा होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस UPSC में आते ही आते हैं और वो प्रीलिम्स में आते हैं। स्टेटमेंट क्वेश्चंस आपको दे देगा उठा के UPSC और आपको उस पर फिर जवाब देना होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। सो इन दिस एस्पेक्ट कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपका टॉपिक आ जाता है इंडिया चाइना मस्ट मूव फॉरवर्ड ऑन de-escalation, जयशंकर टेल्स वैंग। तो इसका मैं बेसिक कंटेक्स्ट आपको समझा दूँ। इसमें बेसिकली क्या हुआ है दैट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर ने एक चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वैंग यी से बीजिंग में मुलाकात की है। उनके फर्स्ट विज़िट
This is the first visit of Mr. Jaishankar since 2019, and since the Galwan clashes that happened in 2020. अब इसके मैं की पॉइंट्स बता दूँ क्या इसमें बातचीत हुई है. सबसे पहले देयर वाज फोकस ऑन डी एस्केलेशंस एट द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, दैट इज़ LAC पे डी एस्केलेशंस की बात की गई है. फिर इसी से रिलेटेड जो मैं आपको बता दूँ डी एस्केलेशन से रिलेटेड और क्या बातें हुई हैं. Disengagement achieved in 9 months ago, not yet followed by full troop withdrawal. यानी पूरी तरीके से ट्रूप विड्रॉवल नहीं हुआ है, तो उस पर भी बातचीत चल रही है. एंड देयर इज़ एन एम्फेसिस ऑन रिजॉल्विंग आउटस्टैंडिंग बॉर्डर इशूज़. दूसरी बात हुई है कॉल फॉर नॉर्मलाइजिंग टाइज, स्ट्रेंथनिंग पीपल टू पीपल टाइज. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ के जो नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर्स आप देखो कि उनके रिलेटिव्स भी पाए जाते हैं कई आसपास के बॉर्डर कंट्रीज़ में. सो दिस इज़ वेरी नॉर्मल. अभी म्यांमार क्राइसिस जो हुआ है उसमें हमने देखा है. सो दूसरा जो डिप्लोमेटिक टॉक हुई, दैट इज़ ऑन नॉर्मलाइजिंग द टाइज, ऑन स्ट्रेंथनिंग द पीपल टू पीपल टाइज. दूसरी बात हुई है आपका ऑन अवॉइडिंग द रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड मेजर्स एंड रोड ब्लॉक्स, लाइक जैसे अभी चाइना ने इम्प्लीमेंट कर दिया था क्रिटिकल मिनरल्स पे रिस्ट्रिक्शंस, तो उसको भी थोड़ा सा ईज़ करने के बारे में बात की जा रही है. डिप्लोमेटिक टॉक्स हो रहे हैं, बिकॉज हम जानते हैं कि हम US पे रिलाई नहीं कर सकते हैं. अभी जो उसकी ट्रेड पॉलिसीज़ चल रही है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इंडिया को नुकसान उठाना पड़ सकता है. फिर इंडिया का जो मेजर इंटरेस्ट रहा है, एस जयशंकर ने किस चीज़ पे स्ट्रेस किया है वो जानते हैं. So, Jaishankar stressed upon the role of Shanghai Cooperation Organization, that is the SCO, in fighting terrorism with zero tolerance. Good progress in past 9 months, but need to address the border tensions to maintain peace and tranquility. इसके बारे में भी बात की गई है. और थर्ड जो एस जयशंकर ने स्ट्रेस किया जिस टॉपिक पे, द कंटिन्यूड नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज could produce mutually beneficial outcomes. सो मैं अगर मेंस के पर्सपेक्टिव से ब्रॉडर आपके सिग्निफिकेंस के बारे में बात करूँ, बिकॉज ये मेंस ओरिएंटेड टॉपिक ही है, तो सबसे पहला आपका एक्ट ईस्ट पॉलिसी आ जाती है. ठीक है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इस पर आप थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिएगा. दिस इज़ बेसिकली ऑन द ऑनगोइंग टेंशंस दैट इम्पैक्ट द रीजनल सिक्योरिटी एंड इंडियाज़ एक्ट ईस्ट पॉलिसी. क्या है ये? दूसरा, इकोनॉमिक डायमेंशंस इम्पॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, क्रिटिकल मिनरल्स एंड दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग द ग्रीन टेक्नोलॉजी जो आजकल चल रही है. एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी चल रहा है उससे रिलेटेड क्रिटिकल मिनरल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है. फिर बॉर्डर स्टेबिलिटी पे भी एक इशू आ जाता है जो कि नेशनल इंटरेस्ट में है, नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में है. तो इस तरीके से मेंस पर्सपेक्टिव में इम्पोर्टेंस है. अच्छा, अब बात कर लेते हैं और क्या आ जाता है. सबसे पहले तो आपको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता करना होगा कि वो उसका पर्पस क्या है. ठीक है, सबसे पहले तो उसका पर्पस है क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस के लिए, और दूसरा जो है वो काउंटर टेररिज्म एंड रीजनल कोऑपरेशन को डील करने के लिए इसे इनिशियली फॉर्म किया था. और क्या पर्पसेस है, क्या डेवलपमेंट्स उसमें हुए हैं, क्योंकि रिसेंट में SCO की समिट भी हुई थी. सो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है. अब मेंस में एनालिसिस में मैंने किया है, तो मैं आपको बता रही हूँ क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन ऐसा आ सकता है दैट डिस्कस द रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडिया चाइना रिलेशंस एंड द चैलेंजेस इन अचीविंग डी एस्केलेशन अलॉन्ग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. दूसरा आ सकता है हाउ डू बॉर्डर टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना इम्पैक्ट इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज़. तीसरा आ सकता है एग्जामिन द रोल ऑफ मल्टीलैटरल ग्रुपिंग्स लाइक द SCO इन मैनेजिंग इंडियाज़ रिलेशन विद चाइना. तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो ये क्वेश्चंस के अलावा मैंने जैसे कि बताया SCO दैट इज़ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी आपको ध्यान देना है. और प्लीज़ आप कंसेप्चुअल नोट्स बना लीजिएगा. एवरी पॉसिबल थिंग विच यू थिंक शुड कम और विल कम in prelims and mains, you need to address it, because UPSC का पेपर काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल होता जा रहा है. क्वेश्चंस कैसे कैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, जब पेपर हो जा रहा है तब इंसान एनालाइज कर पा रहा है. सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट.
रादर कि हम फेल हो जाए उससे पहले ही कि हम उस चीज़ को कवर अप कर लें. सो मैं आपसे यही कहूँगी कि मेरा एक्सपीरियंस रहा है एज एन एक्स एस्पिरेंट. तो मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन क्विट कर दी है, बट एज एन एक्स एस्पिरेंट मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो मैं गाइडेंस प्रोवाइड करना चाहती हूँ. क्योंकि बहुत लोग जो हैं वो मेजर थीम करंट अफेयर्स की है उससे ही परेशान रहते हैं, और आप देखोगे तो स्टैटिक और जो करंट अफेयर्स है उसको लिंक करके ही क्वेश्चंस आते हैं. सो दैट इज़ वाई आई रिक्वेस्ट यू कि आप जितना हो सके मैं आपको जिस तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड करें उस पर आप नोट्स ज़रूर बना लें, क्योंकि ये आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा एट द एंड ऑफ द डे. और ये इसलिए भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कोचिंग के नोट्स अब काम नहीं आने वाले हैं. कोचिंग जो है, कोचिंग एक नियर स्टैटिकल पर्सपेक्टिव से दे देती है, लेकिन आप अगर न्यूज़पेपर में देखोगे तो वो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आपको क्या कहते हैं नोट्स मिल जाएंगे, या एक इंडिकेशन मिल जाएगा कि हाँ किस तरीके के क्वेश्चंस आ जाएंगे. तो आप जो मंथली मैगजीन्स होती हैं आप उनसे एक जस्ट ले सकते हो, लेकिन उनका कोई इफेक्ट नहीं है. क्योंकि मैंने अभी रिसेंट अटैम्प्ट दिया है 2025 का, और 2025 का अटैम्प्ट मैंने देखा है कि मैगज़ीन्स का कोई मतलब नहीं है. आप सिर्फ जो एक आध क्वेश्चंस आते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आया था, 3 कॉलम क्वेश्चन था, वो डिफेंस में उसमें जो एयरप्लेन्स थे, हेलीकॉप्टर्स थे ऑफ द एयरफोर्स, उसके बारे में पूछ लिया था. हालांकि इस टाइप के क्वेश्चंस यूपीएससी में नहीं पूछने चाहिए, बट फिर भी उन्होंने पूछ लिया था एज अ पार्ट ऑफ जनरल नॉलेज, और हम कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि ये जनरल नॉलेज का पार्ट है, जनरल स्टडीज़ का पार्ट. सो नेक्स्ट आपका टॉपिक है फेमस फॉर इट्स राइनोज, काजीरंगा रिकॉर्ड्स हाई डाइवर्सिटी ऑफ ग्रासलैंड बर्ड्स इन सर्वे. तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये पाई कहाँ गई हैं. तो काजीरंगा नेशनल पार्क में पाई गई. काजीरंगा नेशनल पार्क में भी ये कोहरा रेंज पे पाई गई हैं. सो आप इसे मैप पे लोकेट कर लीजिएगा. अब मैं आपको बता दे रही हूँ जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ स्मॉल कंटेक्स्ट में मैं आपको बता रही हूँ. बेसिकली काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व वो असम में है. सो दिस इज़ नोन फॉर वन हॉर्न्ड राइनोस. और अब जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा हाई डाइवर्सिटी ऑफ ग्रासलैंड बर्ड्स रिकॉर्ड की गई है. सो ये दिस इज़ द फर्स्ट सर्वे ऑफ ग्रासलैंड्स जिसे मार्च 18 से मई 25 के बीच में कंडक्ट किया गया था. और इसमें जो है फॉरेस्ट ऑफिसर्स, बर्ड एक्सपर्ट, साइंटिस्ट और कंजर्वेशनिस्ट इन्वॉल्व थे. की फाइंडिंग्स क्या इसमें पाई गई हैं. तो सबसे पहले देर आर 453 ग्रासलैंड बर्ड स्पीशीज़ दैट आर बीन डॉक्यूमेंटेड अक्रॉस द काजीरंगा लैंडस्केप. अब इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ क्या हैं ये आप ज़रूर पेन पेपर पे लिख लीजिएगा, क्योंकि यूपीएससी ऐसा कर सकता है, हो सकता है आपको कोई नाम दे दे और फिर ऑप्शंस में दे कि दिस इज़ अ बर्ड, दिस इज़ अ रेप्टाइल, दिस इज़ अ स्नेक, दिस इज़ एन इंसेक्ट. सो इस तरीके के जो कैटेगरीज़ हैं वो आपको यूपीएससी दे सकता है. दूसरा कैसा क्वेश्चन आ सकता है कि आपको एक स्पीशीज़ का नाम दे देगा और वो पूछ लेगा वो इंडेंजर्ड है, स्टेटमेंट क्वेश्चंस में आ जाएगा. क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है या नहीं है. तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो आप नोट कर लीजिए. सबसे पहला जो आपका आता है बंगाल फ्लोरिकन, वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है. दूसरा आ जाता है फिंस वीवर, इसे लोकली जो है तुकरा चुरई भी कहते हैं. क्या कहते हैं? तुकरा चुरई. सो ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है. अब आ जाते हैं वल्नरेबल स्पीशीज़ कौन कौन सी हैं. सबसे पहली वल्नरेबल स्पीशीज़ है ब्लैक ब्रेस्टेड पैरॉट बिल, ब्लैक ब्रेस्टेड पैरॉट बिल. दूसरा है मार्श बैबल, मार्श बैबलर. तीसरा है स्वाम्प फ्रैंकोलिन. चौथा है जर्डॉन्स बैबलर. पांचवा है स्लेंडर बिल्ड बैबलर. और छठा है ब्रिस्टल्ड ग्रासबर्ड. अब इसमें से जो फिंस वीवर है,
फिंस फीवर बेसिकली इसे माना जाता है कि अगर ये अपना घोंसला जहाँ बनाती है तो वो डिस्क्राइब करती है ग्रास हेल्थ को, ठीक है। सो दिस डिस्क्राइब्स अबाउट द ग्रासलैंड हेल्थ ड्यू टू इट्स नेस्ट बिल्डिंग इन ट्री टॉप्स। Kaziranga grassland bird diversity comparable to drylands of Gujarat and Rajasthan is more better। अब इसमें टेक्नोलॉजिकल हाइलाइट्स के बारे में क्या बताया गया है। तो सबसे पहले पैसिव एकॉस्टिक रिकॉर्डर्स का इस्तेमाल किया गया है। अब ये जो टेक्नोलॉजी है ये आपको भी मालूम होना चाहिए क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आ जाता है। पैसिव एकॉस्टिक रिकॉर्डर्स, इनका इस्तेमाल किया गया है फॉर नॉन इन्वेजिव स्पीशीज enable continuous monitoring and are effective for detecting cryptic and rare species, especially in that are inaccessible or high risk or are in high risk areas। अब कंजर्वेशन सिग्निफिकेंस के बारे में मैं आपको बता दूं तो क्या बोला गया है कि ग्रासलैंड्स आर अंडर द सर्वेड हैबिटेट्स इन इंडिया। सो डॉक्यूमेंटेशन इज क्रूशियल फॉर बायोडाइवर्सिटी conservation, habitat management in Brahmaputra floodplains, species specific conservation plains, etc। अब काजीरंगा नेशनल पार्क जो है उसके बारे में मैं आपको एक फैक्ट्स बता दूं तो दिस इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सिंस 1985। लोकेशन जो है वो असम है, ब्रह्मपुत्र फ्लड प्लेन्स के आसपास इसको पाया जाता है। दिस इज़ फर्स्टली फेमस फॉर वन हॉर्न राइनोसोरस, दूसरा हाई टाइगर डेंसिटी टाइगर रिजर्व में, तीसरा एलिफेंट वाइल्ड बफेलोज एंड स्वाम्प डियर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा विख्यात है। लैंडस्केप के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ग्रासलैंड्स भी हैं, वेटलैंड्स भी है और फॉरेस्ट पैचेस भी हैं। अब जैसा कि मैंने बोला सबसे पहले आपसे ये पूछ सकते हैं कि प्रॉबेबल क्वेश्चंस में प्रीलिम्स में क्या आ सकता है। तो पहला क्वेश्चन ही ऐसा आ सकता है दैट फिन्स वीवर रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज़ अ, ऑप्शंस दे दिया मरीन फिश है, ग्रासलैंड बर्ड है, रेप्टाइल है, एम्फीबियन है। तो फिन वर्ड से हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं, आप सोचें कि एम्फीबियन हो सकता है या मरीन फिश हो सकती है। इस तरीके से क्वेश्चंस अगर आपको नहीं पता होंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सो बेसिकली ये ग्रासलैंड बर्ड है। अब मेंस में क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, इसके रिलेवेंस से रिलेटेड आ सकते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहला आ सकता है डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम्स इन इंडिया एंड द चैलेंजेस इन देयर कंजर्वेशन। दूसरा आ सकता है हाउ कैन टेक्नोलॉजी एड इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज लाइक काजीरंगा। Critically examine the role of indicator species like Fin's weaver in assessing ecosystem health। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आ सकते हैं यूपीएससी में, मेंस में। सो नेक्स्ट आपका जो है वो एक आर्टिकल है, एडिटोरियल है बेसिकली, द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडिया एंड यूरोप वॉकिंग इन स्टेप। अब ये जो आर्टिकल है दिस डिस्कसेस अबाउट द इंडिया EU strategic convergence in a shifting global order marked by disorder, new power alignments and geopolitical rivalries। अब इसमें की थीम्स क्या डिस्कस हुई मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर के बारे में बात की गई है, दैट डिक्लाइनिंग ऑफ ट्रेडिशनल US लेड एटलांटिक अलायंसेस, रशियाज एग्रेशन एग्जाम्पल यूक्रेन, accelerated Europe's strategic rethink, Europe moving towards a multipolar world, distancing from purely Atlantic focus, and India's external engagement shifting from non-alignment to multi-alignment। तो ये फोकस एरिया है इस टॉपिक में। दूसरा क्या इन्होंने हाईलाइट किया शशि थरूर ने कि एरियाज़ ऑफ इंडिया यूरोप कन्वर्जेंस क्या है। सबसे पहले तो स्ट्रेटजिक एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन में है, उसमें डिफेंस एंड काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन आ जाता है, इम्पोर्टेंस ऑफ आर्मामेंट्स फॉर इंडिया आ जाता है, शेयर्ड इंटरेस्ट इन मैरिटाइम सिक्योरिटी स्पेशली इंडो पैसिफिक आ जाता है, EU इंक्रीजिंगली विलिंग टू इंगेज इन ग्लोबल सिक्योरिटी डायलॉग्स ये भी आ जाता है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन की अगर हम बात करें सो बिटवीन 2015 to 22 इंडिया एंड EU बायलैटरल ट्रेड ग्रू बाय 67%। So FDI from Europe
into India grew by 337%. Sorry, 373%, not 337%. This is 373%. So both sides still scratching the surface of potential. There is a need to fast track India EU Trade and Investment Agreement, that is BTIA. ये ट्रेड एग्रीमेंट है बिटवीन इंडिया एंड ईयू एंड एड्रेस इश्यूज लाइक यूरोपियन कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म. दिस इज CBM, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म. ये जो टर्म्स मैं आपको बता रही हूँ, आप इसे नोट करके थोड़ा इस पर जानकारी हासिल कर लीजिएगा, क्योंकि अगर यूपीएससी में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आ गए ना तो आप कर नहीं पाओगे फिर. कोलैबोरेशन, देयर इज़ अ कोलैबोरेशन इन ग्रीन टेक, clean energy, climatic change, digital transformation. Europe is as a source of cross-border capital, tech and innovation. Now people to people ties की अगर हम बात करें so we know कि human mobility जो है that is essential and comprehensive agreements for students, scientists and professionals are to be mandated and also of utter importance. कल्चरल एंड एजुकेशनल पार्टनरशिप्स आर वेरी क्रूशल. अब दूसरा इन्होंने क्या बात की है, वैल्यूज़ एंड मल्टीलैटरलिज्म के बारे में बात की है. सो बोथ शेयर कमिटमेंट टू रूल्स बेस्ड ऑर्डर, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, एम्पैथी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट इन फॉरेन पॉलिसी. सो देयर इज़ अ कन्वर्जेंस ऑन मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स लाइक WTO, क्लाइमेट एक्शन, पेरिस एग्रीमेंट, Indo-Pacific Cooperation, EU Indo-Pacific Strategy, India's Act East Policy, Quad Partnership indirectly shaping Indo-EU rethinking. सो इन पे जो है मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स पे पार्टनरशिप है EU के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ इंडिया की. अब चैलेंजेस क्या इसमें आ रहे हैं. सो सबसे पहले तो देयर आर डिफरेंसेस इन परसेप्शन विद रिस्पेक्ट टू रशियाज रोल इन ग्लोबल ऑर्डर. दूसरा, ट्रेड इरिटेंट्स लाइक CBM affecting Indian exports, policy alignment on Pakistan, regional conflicts. So Europe's internal differences, example between older Western states and newer Eastern members, is of greater significance and causes a challenge and hurdle. There is a need for political will beyond transactional ties. सो अब प्रॉबेबल क्वेश्चंस यूपीएससी के एस्पेक्ट में मैं आपको बताऊं कि क्या है. सबसे पहले तो मैंने आपको जैसे बोला, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट एंड मैकेनिज्म जो है वो किन कंट्रीज़ के बीच में है ये आपको मालूम होना चाहिए. तो दिस इज़ बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन नेशंस. ठीक है. दूसरा, BTIA जो ट्रेड एग्रीमेंट से रिलेटेड है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए. इस पर थोड़े से कंसेप्चुअल नोट्स बना लीजिएगा. मेंस में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, दैट इंडिया एंड यूरोप शेयर स्ट्रेटेजिक कंपल्शंस दैट गो बियॉन्ड इकोनॉमिक इंटरेस्ट. एग्जामिन द इमर्जिंग कॉन्टूअर्स ऑफ इंडिया EU रिलेशंस इन द करंट जियोपॉलिटिकल कंटेक्स्ट. दूसरा आ सकता है, डिस्कस द अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस इन नेगोशिएटिंग द इंडिया EU ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट, दैट इज़ BTIA. तो इसका फुल फॉर्म है ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट. तीसरा आपका इम्पॉर्टेंट जो है, दैट इज़ क्वेश्चन जो मैं आपको बता रही हूँ, दैट इज़ हाउ डज यूरोप्स इवॉल्विंग स्ट्रैटेजिक posture influence India's foreign policy calculus, especially in the Indo-Pacific. So इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो आ सकते हैं. So next is women STEM careers and more receptive industry. सो इस आर्टिकल की मैं अगर बात करूँ तो ये आर्टिकल जो है, दिस आर्टिकल डिस्कसेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्रीजिंग वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन स्टेम, दैट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ स्टेम इज साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जेंडर इक्विटी. सो दिस इज़ लिंक्ड टू वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे दैट विल फॉल ऑन July 15, यानी आज है, एंड इंडियाज़ स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स. सो करेंट सिनेरियो एंड डेटा की बारे में भी इसमें बात की गई है, दैट अभी तो करेंटली बहुत लो पार्टिसिपेशन है विमेन का, दैट कंप्राइज ऑफ ओनली 28% ऑफ द स्टेम वर्कफोर्स ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द NASSCOM डेटा.
So women share in technology industry around 16% in entry level, dropping to 7% at mid level and 1% at leadership levels. So global perspective क्या है? Globally women hold around 25 to 30% of the STEM roles. इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? जैसे कि मैकिन्सी ने बोला है कि द स्टडी एस्टिमेट्स दैट अचीविंग जेंडर पैरिटी इन इंडिया कुड ऐड अराउंड $500 बिलियन टू GDP बाय 2025, boosting GDP by 18%, not 80%, 18%. So what are the challenges faced by women in STEM? सबसे पहले skill gaps and limited access to advanced digital and technical training. There are biases in recruitment and retention and promotion also. There is a lack of flexible work policies, social expectations and gender stereotypes that discourage girls from pursuing STEM. Leadership gap भी है, low representation in decision making roles. Lower participation leads to economic losses and underutilization of the talent. So what are the government initiatives? सबसे पहले तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसे थोड़ा सा स्किल बेस्ड बनाया गया है. सो दिस फोकसेस ऑन स्टेम एजुकेशन, इक्विटी एंड जेंडर इंक्लूजन. स्किल इंडिया मिशन भी है एंड PMKVY भी है. ये आपको मैं स्कीम्स बता रही हूँ दैट दीज टू स्कीम्स जो है, स्किल इंडिया मिशन एंड PMKVY, दिस प्रमोट्स हाई क्वालिटी वोकेशनल ट्रेनिंग एंड टेक्निकल स्किल्स फॉर वुमेन. और there are also efforts to expand industrial training institutes for women. So what are the industry role and recommendations? So industry must bridge the missing link by creating gender neutral recruitment practices and offering mentorship and leadership programs, ensuring flexible family friendly policies, promoting safe workplaces free from bias or harassment. So need for public-private collaborations to support women in STEM through scholarship, upskilling and exposure to advanced technologies like AI, robotics and digital tools. So later on they are talking about the future outlook, where women participation in STEM is critical for driving India's digital economy, meeting future workforce demands and ensuring inclusive and sustainable growth. So empowering women in STEM can create multiple effects for families, communities and the nation's economy. अब UPSC में क्वेश्चंस कैसे आ सकता है? दैट सबसे पहले ये तो मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन ही है, तो सबसे पहले आपका ऐसे आ सकता है, इंक्रीजिंग वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन STEM fields is critical for India's economic growth and gender equity. Discuss the challenges and suggest measures to improve रिप्रेजेंटेशन इन STEM careers. दूसरा ऐसे आ सकता है, evaluate the role of government policies and private sector initiatives in bridging the gender gap in STEM education and employment in India. तीसरा ऐसे आ सकता है, highlight the socio-economic impacts of low women's participation in STEM sectors in India. So इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो मेंस में आ सकते हैं स्पेसिफिकली. So next topic is center defense new coal plant rules, calling them cost effective. तो मैं आपको इसका बेसिक जिस्ट बता दूं, हम लोगों ने ऑलरेडी कल के वीडियो में इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन कर चुका है. इसमें बेसिकली ये बोला गया दैट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज़ डिफेंडेड इट्स डिसीजन टू एग्जेम्प्ट द सर्टेन कोल पावर प्लांट्स फ्रॉम इंस्टॉलिंग द फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, दैट इज़ FGD. FGD क्या है ये भी मैंने आपको कल बता दिया था वीडियो में. FGD बेसिकली डीसल्फर करने के लिए एक इक्विपमेंट है जो इंडस्ट्रीज़ में इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी है. अब SO2 क्यों कंट्रोल करना ज़रूरी है, उसके लेवल्स को क्यों नीचे लाना ज़रूरी है, ये भी मैंने आपको कल वीडियो में बता दिया था, आप एक बार कल जाके देख लीजिएगा. सो दिस इज़ calling the move scientifically justified and cost effective and targeted under the revised norms. So only about 16% of India's 600 thermal power plants, mainly those that are nearby the densely populated or ecologically sensitive areas, must install the FGDs to curb sulfur dioxide emissions. The ministry argues that widespread installation would impose the high capital cost, estimated at rupees 2.54 lakh crore, and significantly raise power tariffs. So while offering
only marginal air quality improvements in many regions. Environmental groups and experts, however, expressed concerns over the health risk due to sulfur dioxide pollution, citing over 492 cities exceeding safe limits. They warn that delays and exemptions undermine efforts to reduce air pollution. So, the revised rules come amid pressures to balance the economic cost and environmental health, particularly in the Delhi NCR regions with severe pollutions. So, ये इसका basic gist है. Next is abuse of right to free speech increasing on social media, says Supreme Court. तो सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को बोला है कि देयर वॉज एन इंक्रीजिंग अब्यूज़ ऑफ राइट टू फ्री स्पीच especially on social media and called for self-restraint and regulation. So, a bench of Justices B.V. Nagarthan and K.V. Vishwanathan said that the right to freedom of speech and expression carried with it reasonable restrictions. Using free speech to instigate divisive tendencies, at least on social media, needed to be curbed. So this calls for framework court mulled framing guidelines to regulate abusive and divisive social media posts. We are not speaking about the censorship, but in the interest of fraternity, secularism and dignity of the individuals, we will have to go into this beyond this petition, the bench said. So the court was hearing the petition that was filed by the Kolkata residents Wazakat Khan seeking the consolidation of the FIRs registered in different states over his social media post. The FIR against Mr. Khan were registered soon after his complaint led to the arrest of social media influencer शर्मिष्ठा पनोली over her social media post. अब इसमें यूपीएससी से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो फ्रीडम राइट टू स्पीच जो है फ्री स्पीच, उसमें जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं वो इम्पॉर्टेंट है. अब मेंस पर्सपेक्टिव से आप अपना इस तरीके के इंसिडेंसेस पे जो डिविजिव पोस्ट होते हैं इन तरीके के इंसिडेंसेस को रेफ़र करते हुए आप एक अपना मेंस का आंसर भी प्रिपेयर कर सकते हैं या एसे का आंसर भी प्रिपेयर कर सकते हैं कि हाउ सोशल मीडिया इज़ वायलेटिंग द right to freedom of speech norms and using divisive tactics to threaten the secularity and fraternity and integrity of India. So इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो आ सकते हैं. तो आपको इस तरीके इस जो मैंने आपको बताया है उससे लिंक करके आपको एक आंसर प्रिपेयर कर लेना है. सो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. So next is Trump threatens Russia with tariffs if Ukraine war is not resolved in 50 days. So US President warns of secondary tariffs that targeting Russia remain trade partners. He unveils a deal under which the NATO bloc will buy arms from the US, including Patriot anti-missile batteries, and distribute them to Ukraine. सो मैं आपको इसका बेसिक जिस्ट बता दूँ तो इसमें बेसिकली फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट जो हैं ट्रम्प, he has threatened Russia with a new secondary tariff if the Ukraine war is not resolved in 50 days. Trump has warned that remaining Russian trade revenues, including from the sectors of armaments, could be targeted, potentially crippling Russia's economy further. So the move aims to pressure Russia to end the invasion of Ukraine, which has lasted over 2 years. Trump has also hinted that NATO allies, especially European nations, would be expected to buy arms such as Patriot anti-missile batteries from the US. If the conflict persists, Ukrainian President Vladimir Zelensky welcomed the stronger pressure on Moscow, reiterating the need for military and economic support to repel Russian forces and regain occupied territories. So NATO Secretary General Jens Stoltenberg and Mr. Trump discussed coordination on defense spending and military aid. The statements signaled
continued geopolitical tensions and Western efforts to isolate Russia economically and militarily. अब probable questions कैसे आ सकते हैं? सबसे पहले तो आपका ये पूछ सकता है कि पेट्रियट मिसाइल सिस्टम जो है दैट इज़ ऑफन सप्लाइड बाय द यूएस एलीज इज़ primarily डिजाइंड फॉर विच एस्पेक्ट. तो ये डिफेंस के एस्पेक्ट में आ जाता है आपका. दिस इज़ बीन फॉर एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम. अब मेंस में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं? डिस्कस द जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन ऑन ग्लोबली सिक्योरिटी आर्किटेक्चर पर्टिकुलरली नाटो एंड यूएस यूरोप रिलेशंस. या ये पूछ सकता है हाउ डज रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट इम्पैक्ट इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट. सो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आपका यूपीएससी पूछ सकता है. सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ टू क्लोज फॉर कंफर्ट. सो कैनेडा इज़ लुकिंग फॉर न्यू फ्रेंड्स आफ्टर द ट्रम्प इंड्यूस्ड अनसर्टनिटी. अब ये जो मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ कि क्या इसमें आर्टिकल में डिस्कशन किया गया है. तो ऑन जुलाई 10 यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प imposed a 35% tariff on Canadian imports despite Canada withdrawing a planned 3% digital service tax. So tariff reflects America's fluctuating trade policies, straining ties with Canada, its largest trading partner. Canada with a $63 billion trade surplus over the US is seeking new partners like the UK for economic diversification. The article parallels India's 2015 blockade of Nepal, which pursued Nepal towards China Belt and Road Initiative. So this underscores how economic measures can disrupt alliances, forcing smaller economies to recalibrate foreign relations and trade strategies to ensure stability and growth. अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं? सबसे पहले ये तो मेंस ओरिएंटेड ही क्वेश्चन आ सकता है. सबसे पहले ये पूछ सकता है कि डिस्कस हाउ द ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म एंड टैरिफ वॉर्स अफेक्ट बायलैटरल रिलेशंस साइटिंग रीसेंट टेंशंस बिटवीन यूएस एंड कनाडा. दूसरा आ सकता है इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ डिजिटल सर्विस टैक्सेस एज अ टूल फॉर रेवेन्यू जनरेशन एंड देयर इम्प्लीकेशंस फॉर इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशंस. तीसरा ऐसे आ सकता है हाउ कैन इकोनॉमिक मेजर्स लाइक टैरिफ्स एंड सैंक्शन रीशेप जियोपॉलिटिकल अलायंसेस, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स फ्रॉम द इंडिया नेपाल एपिसोड एंड कनाडा यूएस ट्रेड टेंशंस. सो ये जो सेकंड एंड थर्ड मैंने बताया इसके आने की कम संभावना है विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट वन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसीज़ के बारे में बात की गई है. और आप इसको थोड़ा सा इंडिया से जोड़ के देखिएगा कि क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा इसका. So this is the last topic, why is corporate investment lagging behind. So मैं आपको इसको समराइज़ करके बता दूँ तो सबसे पहले इसमें बोला गया that India faces a challenging phase for industrial growth with corporate investment sluggish despite recent improvements in industrial production. So the 2024 to 25 economic survey notes about the robust financial performance and rising corporate profits, yet private sector investment remains rapid and tepid. Not rapid, tepid. So growing only modestly over the recent years. The core issues lies in demand. Investment fundamentally depends on demand for goods produced and cannot thrive without it. In economic downturns, reduced consumption and lower profits discourage new investment. Economists debate why firms hesitate to invest. Marxist perspective suggests that under capitalism, investment decisions hinge on anticipated profits, which in turn depend on workers' consumption. Even high corporate profits won't spur investment if business fear inadequate future demand. So another factor stalling investment is external debt burdens, high interest rates and weak liquidity. The two key sources could revive investment. ये कौन से हैं? गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड एक्सटर्नल मार्केट्स. ये जो दो की सोर्सेज हैं दे कैन रिवाइव इन्वेस्टमेंट. So government capital expenditure can stimulate demand by creating infrastructure and facilities, generating income and jobs. However, the delays in project implementation and capacity constraints limit its impact. So export growth is another potential driver.
But with global markets weakening and geopolitical tensions rising, this seems to be constrained too. So, moreover, simply lowering the interest rates may not boost private investment if the firms remain pessimistic about demand. The article argues that focusing only on cheaper credit, as the RBI has done, is like putting the cart before horse. Ultimately, investing hinges on confidence is rising demand. Without exogenous demand stimuli, private investment lags, risking further economic slowdown. सो ये होने ही वाला है, जो भी जियो पोलिटिकल टेंशन चल रही है उसकी वजह से होने ही वाला. देयर आर वेरियस फैक्टर्स. रिवाइविंग इन्वेस्टमेंट दस रिक्वायर्स coordinated government action and policies aimed at bolstering the domestic demand. सो स्लो डाउन देखा गया है इंडिया के इन्वेस्टमेंट में, जो कि अभी रिसेंट में मैंने वीडियो भी बनाई थी उस पर. दैट वाज अ कवरेज इन द न्यूज़, वन ऑफ द न्यूज़ आर्टिकल्स, एंड इज़ अ कॉज ऑफ वरी. सो इसका जो बेसिक रीज़न है वो ट्रेड डिसरप्शंस हैं. उसके अलावा जो यूएस की प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ हैं वो भी इसमें आ जाती हैं. अब यूपीएससी के बेसिस में इसका जो रिलेवेंस है वो आपका सबसे पहले तो जो ट्रेड पॉलिसीज़ हैं, जो इन्वेस्टमेंट है, वो इन्हांस करने के लिए इंडिया को क्या स्टैंड्स लेना चाहिए एंड क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा. क्या गवर्नमेंट सेक्टर का रोल होना चाहिए, क्या एक्सपोर्ट्स का रोल होना चाहिए, ठीक है, क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए, किन तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस को ईज़ करना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्रियल नॉर्म्स एंड एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया. तो इस तरीके के क्वेश्चंस पे अगर आप फोकस करके विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया बनाओगे, आंसर राइटिंग करोगे, तो बेसिकली मेंस का ही पर्सपेक्ट है, इसमें प्रीलिम्स का कुछ नहीं है. तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा. आप आंसर राइटिंग इस पर प्रिपेयर कर सकते हो या ऐसे टाइप का भी आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो, सो दैट इट कैन हेल्प यू इन चैनलाइजिंग योर व्यूज़, इजंट इट. So that's all for the day. Here I end my analysis. Thank you and have a nice day. I request you to like, subscribe and share my channel and do value my efforts.